गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। आज के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, इवेंट्स किसे कहते हैं। फिर भी हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाद में जो है क्लास 12 का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। एक सैंपल स्पेस के बारे में भी हल्का फिर से बता देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो उस एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम्स आते हैं पॉसिबल आउटकम्स, जैसे कि क्वाइन फेंके, क्वाइन फेंकने पर क्या होगा, चाहे तो हेड अपीयर होगा या टेल अपीयर होगा, दो आउटकम्स हो गए। या एक डाइस थ्रो करेंगे तो डाइस थ्रो करने पर 1 2 3 6 आउटकम्स आएंगे, तो वही हो गया क्या, सैंपल स्पेस इस सेट हो गया। सैंपल स्पेस is a set of all possible outcomes. Sample space is a set of all possible outcomes. Outcomes in a random experiment. In a random experiment. एक मतलब नॉन एक्सपेरिमेंट नहीं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें जितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वह सारे को एक जगह जमा करेंगे सेट नोटेशन में, वही सैंपल स्पेस कहलाएगा। इट इज डिनोटेड, जनरली डिनोटेड बाय एस। इट इज डिनोटेड बाय एस। एस जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं example, a die is thrown. A die is thrown, then write sample space, then write sample space। जब एक डाई को ये करेंगे, फेंकेंगे, तो यहाँ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस, तो एस इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, यही सैंपल स्पेस हो जाएगा। यही सब पॉसिबिलिटी है। तो ये सैंपल स्पेस हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हैं। अब आया इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो an event is a subset of sample space in a random experiment. एक रैंडम एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, या ऐसे कहें जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी इवेंट, उसको क्या कहेंगे, इवेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ई इज एन इवेंट, जिसमें हम ले लेते हैं एलिमेंट 1 3 5। एक इवेंट ले लेते हैं एफ 2 4 6, और एक इवेंट ले लेते हैं जी, ऐसे करके 2 3 5, और एक और हम लेते हैं सेट जी एच, ऐसे करके 3 5 7, ऐसे करके ले लिए। तो देखिए ई इज द सबसेट ऑफ एस, ई का सारा एलिमेंट एस में है, तो ये ई जो है ये सबसेट हमारा इवेंट कहलाएगा। एफ का भी सारा एलिमेंट एस में है, तो ये भी इवेंट कहलाएगा। जी का भी 2 3 5 है, इवेंट कहलाएगा। लेकिन ये जो एच लिखे हैं, एच का सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो ये इट इज नॉट एन इवेंट। इट इज नॉट एन इवेंट ये नहीं है। इवेंट होने के लिए सैंपल स्पेस का सबसेट होना जरूरी है। सो इवेंट्स आर दोज सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस, कोई एक्सपेरिमेंट का।
तो सैंपल स्पेस समझ में आ गई। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, जबकि इवेंट उसका सबसेट्स है। अब आगे देखिए, हम बताएं कुछ इवेंट सब के बारे में मालूम है। नल इवेंट किसे कहते हैं? ऐसा इवेंट जिसमें कोई क्या कहते हैं आउटकम्स ही नहीं हो। श्योर इवेंट वही है जो सैंपल स्पेस में जितना एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट इसमें उस इवेंट में हो, कोई पर्टिकुलर इवेंट में, दैट इज और श्योर इवेंट और यूनिवर्सल इवेंट उसको बोलते हैं। अब आइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसकी जरूरत हम लोग को पड़ेगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, शॉर्ट में इसको कहेंगे M.E, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो टू इवेंट्स, नाम लिख देते हैं E and F, are said to be mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है if they are disjoint इवेंट्स। यदि दोनों इवेंट्स क्या है, डिसजॉइंट है। कहने का मतलब E इंटरसेक्शन F मतलब फाई, और E और F में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट्स, डिसजॉइंट सेट, और इसी का स्पेशल नाम हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली इवेंट्स इफ देयर इंटरसेक्शन है, मतलब नो वन एलिमेंट्स आर कॉमन। मतलब यदि दो इवेंट हमारा है 1, 3, 5 और F है हमारा 2, 4, 6, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यार E and F आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। सिर्फ दो ही इवेंट्स नहीं, बहुत सारा इवेंट्स, जैसे कि इवेंट्स E1, E2, E3, En are said to be mutually exclusive if every pair of events are disjoint। सभी जो है पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। मतलब ये है E1 इंटरसेक्शन E2 इजकल टू 5, E1 इंटरसेक्शन E3 5। कहने का मतलब EI इंटरसेक्शन EJ, ये सफिक्स है, E1 E2 J इजकल टू हो गया 5, मतलब जहां पर I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब I नॉट इक्वल टू J। I यदि 2 है तो J 2 नहीं है, 3 है। तो E2 और E3 दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये सारे इवेंट्स कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। सेकेंड, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव।
म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, शॉर्ट में इसको लिख दें MH, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये क्या होता है, जो इवेंट्स E1, E2, E3, En, सपोज n इवेंट्स है, और इवेंट्स है तो सबसेट हुआ किसी सैंपल स्पेस का, तो लिख देते हैं इवेंट्स E1, E2, En आर n इवेंट्स, या यहाँ शुरू लिख ही दिए है इवेंट्स E2 n आर इवेंट्स इतना आर सेट टू बी, या एसोसिएटेड कर देते हैं आर एसोसिएटेड विथ सेम सैंपल स्पेस S. Events are associated S, then they are called mutually exhaustive if union of all the elements E1 union E2 union E3 En इक्वल टू सैंपल स्पेस S के बराबर हो जाए। जितने इवेंट्स हैं सारे का यूनियन करेंगे तो वह सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो वह हो जाएगा क्या, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो यदि हम ऐसा एग्जाम्पल लें, हमारा सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6, इस सारे आउटकम्स के साथ है, और इवेंट E है हमारा, या E1 लिख देते हैं 1 3 5, और E2 लिख देते हैं 2 4 6। तो ये दोनों का यूनियन लेते हैं E1 यूनियन E2 इजकल टू, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब S सैंपल स्पेस पहुंच जाएगा। तो यूनियन ऑफ टू इवेंट्स इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो ये दोनों इवेंट कहलाएगा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो इवेंट्स E1 E2 इन दिस केस आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और ये दोनों में कॉमन नहीं है, कोई भी E1 और E2 में फाई है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहलाएगा। तो ये दोनों इवेंट्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ME भी है, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव MH भी है। तो ये दो चीज हम लोगों ने सीखा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। अब थोड़ा सा अब एक चीज याद दिला दें, एडिशन लॉ जो 11th में है, हम लोग को यहाँ शुरू करना है 12 में मल्टीप्लिकेटिव लॉ से। तो एडिशन लॉ की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एडिशन लॉ, तो पहला लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑन प्रोबेबिलिटी, तो हमारा लॉ ऑफ एडिशन जो है प्रोबेबिलिटी पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इजकल टू पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। कब, जब A एंड B फाई के इक्वल नहीं होता था, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं था, मतलब वही फार्मूला है। एन और नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या लिखते हैं, सेट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेट 3 पढ़े थे। और सबको सैंपल स्पेस NS से डिवाइड कर दीजिए, NS से डिवाइड किए, NS से डिवाइड किए, ये नंबर है। तो यही जो हो गया
number of A union B by number of S events, particular event, favorable event by sample space, वो probability of favorable event A union B लिखेंगे, इसको probability of A, probability of B, इतना करके कर लेंगे। यही है। इसी केस में 11th में इसको देखे थे। अब आइए, ये हो गया, यदि ये हमारा डिसजॉइंट सेट है तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों सिर्फ यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस। क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 जब वेयर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, मतलब ये डिसजॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये टर्म ही हट जाएगा। कहने का मतलब ए और बी, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, ये होगा, एक ही फार्मूला है। तो ये केस में आ गया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग अपना टॉपिक पर चले, हमारा है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, तो इसको भी यूज करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पढ़ें, दो तरह का इवेंट्स, दो तरह का प्रोबेबिलिटी, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और तब इंडिपेंडेंट के इवेंट्स भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, तो कलम तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देखें हम लोग। जो किसी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि एक इवेंट पहले घट चुका है, एक घटना हो चुकी है, तब दूसरी घटना होने की प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन मतलब एक इवेंट प्रोबेबिलिटी जब हम किसी एक इवेंट का निकालते हैं, उस परिस्थिति में जबकि एक घटना उससे पहले हो चुकी है। जैसे हम एक वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स लिए, उस कार्ड में से 52 पत्ते होते हैं, मैं कहूँ जो एक कार्ड निकाले, वो कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है जो वह किंग होगा, वो कार्ड क्या होगा, जो किंग होगा। तो चलो भाई, तो एक कार्ड निकाले तो 4 किंग होता है टोटल 52 में से, तो क्या होगा 4/52 या 4C1 बाय कहेंगे 52C1, तो 4/52 कार्ड निकाले। अब वो जो कार्ड निकालने के बाद बाहर रख दिए, कार्ड पैक में वापस नहीं किए, तब फिर सेकेंड टाइम फिर एक कार्ड निकालते हैं, तो निकालते हैं उस समय में किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस समय में किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले एक कार्ड तो हम निकाल कर रख दिए बाहर, वह घटना असर डालेगा। अब हम जो कार्ड निकालेंगे तो हमारे फेवर में कितने किंग हैं, 3 किंग है। तो किंग है, यही मान के चलो जो निकाले हैं वो किंग था पहले वाला, तो एक किंग तो 3/51 हो जाएगा, कार्ड भी घट गया और उधर किंग भी बच गया 3/50 जो हमारे फेवर में है 3/51। तो पहले घटना में क्या हो गया, वो एक घटना जो पहले घट चुकी है दूसरे वाले में असर डाला। तो एक घटना जब पहले घट चुकी है, तब दूसरी घटना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब पहली घटना दूसरी घटना को असर डालता है। कभी असर नहीं डालेगा, जैसे कि मान लीजिए हम प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाले, किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट 4/52, और वो कार्ड को हम जो निकाले ना उसको फिर वापस कर दिए कार्ड में, तो वापस कर दिए तो फिर कार्ड तो 52 हो ही गया,
4 किंग हो ही गया। तब फिर सेकंड टाइम जो कार्ड निकालते हैं उसकी किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 4 तो है, फिर वही 4/52। तो इसका मतलब पहली घटना जो है वह दूसरी घटना को असर नहीं डाला, क्योंकि हमने वापस कर दिया। और यदि वापस नहीं किए तो वो क्या करेगा? असर डालेगा। तो यही हो गया कंडीशनल। जब कोई कंडीशन आ जाए बीच में, एक घटना दूसरे घटना को असर डाले, तो असर डाले तो वह हो जाएगा हमारा क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो कंडीशनल इंक दिखाई पड़ता है, देख लूं जरा। probability of any event E, probability of any event E when an event F has already occurred, एक बार हो चुका है। तो probability of any event E when an event F has already occurred in associated with sample space S कर देते हैं, occurred in a random experiment, then probability of E is called conditional probability. Conditional probability over event F पर, and it is denoted by, इसको ऐसे डिनोट करते हैं E/F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसको जो पढ़ेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F को लिखेंगे। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन event F has already occurred। यदि P F/E कहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F when E has already occurred, और it is defined as probability of E/F is defined as, इसको ऐसे लिखते हैं, probability of E/F, F occur, E और F दोनों इवेंट है, is equal to probability of E intersection F by probability of F। इस तरह से डिफाइंड होगा, ये फॉर्मूला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट जब दूसरे इवेंट को असर डाला, एक इवेंट जब दूसरे इवेंट को असर डाला तो इस तरह से बनाते हैं। देखिए क्या फार्मूला हुआ हमारा,
probability of event E when F has already occurred. तो probability of E intersection F by probability of F. जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल्स है। ये 3 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल्स है। अब हम 2 इवेंट लेते हैं। 2 इवेंट कैसे लेते हैं? मान लीजिए लेट ई मतलब एन इवेंट ऑफ हैपनिंग रेड बॉल और एफ लेते हैं एन इवेंट ऑफ हैपनिंग ब्लू बॉल। मतलब एक बॉल निकालते हैं, रेड निकलेगा तो इवेंट ई कहलाएगा, ब्लू निकलेगा तो एफ कहलाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो फ्रॉम ए बैग हैविंग 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स ए बॉल इज टेकन आउट, एक बॉल बाहर निकाले। तब फिर क्या किए, जो बाहर निकाले उसको फिर इसमें वापस नहीं किए, तो नहीं किए तब दूसरी बार में हम क्या किए, दूसरे बार में फिर एक बॉल निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी है, जो वह रेड बॉल होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल होगा। या पहले वाला में भी रेड और दूसरे वाले में भी रेड, दोनों अटेम्प्ट में रेड होगा। तो जब हम वापस नहीं किए तो कंडीशनल हो गया, वापस कर देते तो फिर ये यथावत हमारा बक्सा रह जाता। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया, ई मतलब रेड बॉल होने का, तो 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, 5 ब्लू है तो 5/8 ऐसा हो गया। अब जो है हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वापस नहीं किए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो एक बार एफ हो चुका है, एक बॉल निकाल चुके हैं, कौन, ब्लू निकला है, एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो पहली बार में जो ब्लू निकला, तो ब्लू निकलने का क्या है प्रोबेबिलिटी, 5/8 इंटू, अब दूसरा बार में, अब जब एक बॉल एफ हो चुका है तब रेड होने का, और हम कहे वापस नहीं किए, वापस तभी एक कंडीशनल बनेगा, वापस कर दिए तो फिर वही रह जाएगा। तो ये जो ब्लू बॉल निकला था बाहर, उसको वापस नहीं किए, तो नहीं किए तो बॉल की संख्या घट गई, 8 नहीं 7 बच गया, तब ई होने का। पर इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जब एफ घट चुका है, पहले घट चुका है, तो ई है 3 तो है ही रेड, तो 3/7। तो ये कंडीशन, इसको असर डाला, तो असर डाला तो इसका मतलब ये, दिस विल बी द केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बनाए एक एक करके चुन के, लेकिन यहाँ हमारा फार्मूला से डायरेक्ट बनेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला से देखिए कितना कैसे बनता है। तो ये फार्मूला हम लोग याद रखें, इसको कैसे बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ऊपर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आप ही के बुक से लेते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 13.1 का है। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ई जो है का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 और पी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये दिया हुआ है 0.2। तो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक नंबर का है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, और बी नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ पर हमको निकालना है P। तो जैसे E बाय एफ है, इसका मतलब है ये कंडीशनल है, तो ए नंबर का जो बनाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसका फार्मूला हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F नीचे। तो E इंटरसेक्शन F का वैल्यू डाल देंगे 0.2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0.3, तो ये हो गया 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। बी नंबर यदि इसका कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसको लिखेंगे क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, मतलब वही F इंटरसेक्शन E लिखेंगे, F इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन F सेम हो गया, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ E हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन है 2.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.6, कहने का मतलब 1/3। तो ये जो है एक घटना घटा, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू था, डायरेक्ट पुट कर दिए, निकाल दिए। यदि वर्ड में हमारा क्वेश्चन रहेगा, उसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं, लेते हैं हम लोग। वो मेरा हम लोग का एग्जाम्पल है कैसा, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन इवेंट F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, निकालिए। और क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, E हेड ऑन थर्ड टॉस, ये है हेड ऑन द थर्ड टॉस, ठीक। और इवेंट F है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, और एक्सपेरिमेंट है क्या, ये कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट हमारा है, एक्सपेरिमेंट है जो ए कॉइन हैज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार एक कॉइन को फेंका गया है। E ऐसा है, F ऐसा है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉइन हैज द सैंपल, इफ S बी द सैंपल स्पेस, तो कॉइन हैज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार फेंका गया है, तो सारा पॉसिबल आउटकम्स लिखिए, दैट विल बी द सैंपल स्पेस। तो H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H और ऑल द T, तीनों टेल आ गया। देखिए कि 8 होना चाहिए, यही पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज। तो सारा सैंपल स्पेस हम लोग निकाल लिए। अब इवेंट E क्या कहता है, इवेंट E, तो इवेंट E में कहता है हेड ऑन द थर्ड टॉस, तीसरी बार में हेड आया उसको लिखिए। आप पहले 2 में कुछ आया, हमको उससे नहीं लेना देना। तो तीसरी बार में हेड, एक तो ये आ गया इसमें H H H, ये नहीं आएगा, ये आएगा H T H, तीसरी बार में ये भी आएगा T H H, ये आ गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा T T H, T T H, मतलब तीसरा टॉस में हेड आया, तीसरा टॉस में। पहला दोनों टॉस में क्या आया, टॉस में पता नहीं। तो ये F, इवेंट F कहता है क्या, हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, पहला 2 टॉस में हेड आया, तो सब सैंपल इवेंट है, तो सैंपल स्पेस का ही सबसेट होना चाहिए, याद रहे। तो पहला 2 टॉस में क्या है, H H, तो H H H, ठीक है भाई, ये भी आएगा
HHT ये आएगा, ये आएगा, ये और कुछ नहीं होगा। सिर्फ पहला दोनों में हेड आना चाहिए, हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉसिस। तो हेड दो में 2 बार आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा। ठीक है, बंद किए। अब सबका संख्या निकाल लीजिए। n ऑफ s कितना हो गया, इसमें 8 आ गए एलिमेंट्स। n ऑफ e कितना हो गया, 4 आ गया। और n ऑफ f हो गया कितना, 1 और 2, 2 हो गया। 8 4 2 आ गया। अब हमको निकालना है P ऑफ E ऑब्लिक F, जिसका फार्मूला ये है P E ऑब्लिक F। तो P, तो हमको चाहिए P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो हमको एक चीज और निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, E इंटरसेक्शन F कितना होता है। तो E और F में कॉमन, E इंटरसेक्शन F, इसमें कॉमन कौन आया इसमें HHT नहीं है, तो सिर्फ आया HHH, ऐसा आ गया। अब सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के रखिए। प्रोबेबिलिटी इसकी संख्या कितनी हो गई, n ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट आया, एक ही एलिमेंट है, एक। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, यही निकालना है, फाइंड E ऑब्लिक F, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है E ऑब्लिक F। तो E ऑब्लिक F जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय नंबर ऑफ S, और इसका P ऑफ F मतलब नंबर ऑफ F बाय नंबर ऑफ S सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F 1 है, 1 बाय नंबर ऑफ S सैंपल स्पेस, NS में 8 हो गया, 8 लिखिए। और फिर नंबर ऑफ F में 2 है, तो 2 बाय 8, तो 8 8 कैंसिल, 1 बाय 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड कितना आ गया, 1/2। तो ये वर्ड में जब रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। इस फार्मूला को बोलते हैं क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला। तो इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला को जब हम थोड़ा सा उलट पुलट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसमें से, तो इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E F ऑलरेडी ऑकर्ड, ये फार्मूला। तो P इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ रूल, जो सेकेंड एडिशन लॉ पढ़े, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको यदि ऐसा लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, उलट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसको तो वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, मतलब यही हो गया E इंटरसेक्शन F, अब बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा, यहाँ पर नीचे E है तो नीचे E, तो ये इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, F व्हेन E हैज। देखिए अंतर क्या है, F लिखेंगे यहाँ तो यहाँ F नीचे, E लिखेंगे तो E नीचे। इसी को बोलते हैं, ये दोनों को प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑन प्रोबेबिलिटी। गलत स्पेलिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्ली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, ये हो गया हमारा। जरूरत पड़ेगा E वाला तो यहाँ E लिखेंगे, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
कंडीशनल केस, कंडीशन मतलब एक घटना दूसरी घटना को, मतलब एक घटना घट चुका होता है तब दूसरी घटना ने, एफ जब घट चुका है तब ई निकालने का है। और इसी में बी, यदि वह असर न डाले, ए इंटरसेक्शन एफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई कहने का मतलब ये दोनों ई एंड एफ दोनों साथ साथ, जब एफ घटा, एक घटना घट चुकी है लेकिन उसको असर नहीं डाला, तो यह केस इंडिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा, स्वतंत्र केस है। ई और एफ में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ई और एफ में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब असर नहीं डाला। कंडीशनल में क्या होगा, असर डालता है। एक घटना घट चुकी है तब दूसरा घटना निकालना है जब वो असर डाल रहा है, आज नहीं तो ये नहीं। तो यहाँ आ जाएंगे तो ये आएगा अगली सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसमें जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, यदि वो असर नहीं डाला तो ये इसे होगा इंडिपेंडेंट का केस। ये अगले सेशन में इंडिपेंडेंट वाला बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।